Good morning and welcome back. We'll continue with the subject fluid mechanics and the topic properties of fluids. So today we are going to discuss surface tension, and in surface tension what are the important topics that you should revise are cohesion and adhesion. So अगर आपने ये टॉपिक्स ढंग से नहीं पढ़े हैं तो आपको पहले ये टॉपिक्स पढ़ने चाहिए प्रीवियस वीडियोस को देख के, एंड उसके बाद ही आप सरफेस टेंशन पे आए। क्लियर? तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन, द लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या चाहता है लिक्विड कि उसका सरफेस एरिया जो हो वो कैसा हो, मिनिमम हो, मिनिमाइज करना है उसको अपने सरफेस एरिया को बाय वर्च्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या हेल्प करता है कि किसी भी लिक्विड को उसके एरिया को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। अब सरफेस टेंशन का कॉज क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरफेस टेंशन का कॉज इज कोहेजन। जो लिक्विड्स के बीच में, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में कोहेजन है। कोहेजन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो वो क्या कॉज करता है, उसकी वजह से क्या होती है, सरफेस टेंशन इंट्रोड्यूस होती है। अब मैंने वर्ड यूज करा है यहाँ पे लिक्विड्स इंस्टेड ऑफ फ्लूइड्स। क्यों? क्योंकि जब मैं गैसेस की बात करती हूँ तो हमें पता है गैसेस में क्या होता है, वेरी लेस कोहेजन। क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो भी क्या होती है, कम होती है। तो कोहेजन क्या होती है गैसेस के केस में, बहुत कम। अगर गैसेस में कोहेजन कम है तो ऑब्वियसली सरफेस टेंशन भी क्या होगी, या तो वो एग्जिबिट नहीं करेंगे, अगर कर भी रहे हैं सरफेस टेंशन तो वो बहुत माइन्यूट है, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट की सरफेस टेंशन है गैसेस के अंदर। क्लियर? तो हम सरफेस टेंशन को गैसेस में जनरली स्टडी नहीं करते हैं। फिर ये सरफेस टेंशन ही रीजन है कि आपके जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कौन सी शेप के हैं, स्फेरिकल शेप के हैं। सरफेस टेंशन कैसे रीजन है, ये हम जैसे जैसे आपका ये लेक्चर चलेगा आपको समझ आएगा कि हाउ सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर making the raindrops spherical. अब due to surface tension, the free surface of a liquid behaves like a stretched membrane. यहाँ पे क्या हो रहा है कि सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड है, लिक्विड का फ्री सरफेस अगर आपको याद हो, हमने पहले भी डिस्कस करा है। ये मान लीजिए कोई कंटेनर है और इसके अंदर ये लिक्विड है। तो ये जो ये सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस। तो ये जो ये फ्री सरफेस है, ये क्या एक्ट कर रहा है, ये एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मतलब कि एकदम जैसे अगर आप कोई प्लास्टिक बैग लें और वो क्रम्बल्ड सा बैग है, इस तरीके से प्लास्टिक बैग है, अगर आप उसको इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो बैग कैसा हो जाता है, या वो प्लास्टिक पीस कैसा हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे वो क्रम्बल्ड था, लूज था, यहाँ पे वो क्या हो गया है, बिल्कुल स्ट्रेच हो गया है, बिल्कुल एक्सटेंडेड जैसा हो गया है। अब क्या है, अगर यहाँ पे मैं कोई वेट रखती, कोई भी ऑब्जेक्ट रख देती, तो इस बैग ने क्या कर जाना था, इस बैग ने डिप्रेस हो जाना था बहुत ज्यादा, या इस तरीके से हो जाता। क्लियर? पर अगर यहाँ पे मैं पेन रखती हूँ या कोई स्मॉल वेट रखती हूँ तो वो वेट क्या कर लेगा, सस्टेन कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये अभी मेम्ब्रेन कैसी है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। एम आई क्लियर? आप ये प्लास्टिक बैग के साथ एग्जाम्पल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या आप पीस ऑफ क्लॉथ भी ले सकते हैं, हैंकरचिफ भी ले सकते हैं। हैंकरचिफ अगर आप नॉर्मल ऐसे लूज पकड़ेंगे तो उस पर वेट जब डालेंगे तो वो क्या कर जाएगा, सैग कर जाएगा, सैगिंग हो जाएगी। क्लियर? पर अगर आप उसको अच्छे से स्ट्रेच कर देते हैं दोनों साइड से और फिर आप उसके ऊपर कोई वेट रखते हैं तो कोई सैगिंग नहीं होगी। वो क्यों है? क्योंकि आपने मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करा रहे हैं और वो मेम्ब्रेन कैसी है, स्ट्रेच्ड है। अब ये जो ये मेम्ब्रेन है, अगर आपने इसको स्ट्रेच करके रखा है तो ये थोड़ी बहुत क्या रेजिस्ट कर लेती है, टेंशन फोर्स को रेजिस्ट कर लेती है। ये आपने टेंसाइल फोर्स ही तो लगाई है, तो ये क्या कर लेगी, रेजिस्ट कर लेगी।
अब अल्टीमेटली क्या आ रहा है कि जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्सेस सरफेस टेंशन का क्या है, कॉज है। कोहेसिव फोर्सेस कॉज हैं, पर जो इफेक्ट है, जो रिजल्ट है इन कोहेसिव फोर्सेस का, वो क्या आती है, टेंजेंशियल फोर्सेस। ये कैसी फोर्सेस आती हैं, टेंजेंशियल फोर्सेस। और ये टेंजेंशियल फोर्सेस कैसी नेचर की हैं, टेंसाइल नेचर की हैं। ये दोनों पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी एज द लेक्चर प्रोसीड्स। तो ये देखिए कि आपके पास कोई लिक्विड है और ये लिक्विड में हमने मान लिया कि ये फ्री सरफेस था और मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल बी है और ये मॉलिक्यूल ए है। अब हम दोनों ए और बी मॉलिक्यूल को स्टडी करने वाले हैं कि इनका बिहेवियर कैसा होगा। अगर आप देखें तो मॉलिक्यूल बी जो है वो चारों साइड से किससे सराउंडेड है, वाटर से सराउंडेड है। इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स। हाउएवर जो मॉलिक्यूल ए है उसकी आधी साइड तो पानी है, बाकी आधी साइड पानी नहीं है। तो एक पहले तो हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं फ्लूइड की, कि फ्लूइड exert equal pressure in all directions। सब डायरेक्शंस में फ्लूइड्स कितना प्रेशर exert करते हैं, इक्वल प्रेशर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है और आपको कॉन्सेप्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लूइड क्या exert करता है, इक्वल प्रेशर exert करता है हर डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ देखिए, ये ईस्ट डायरेक्शन में सेम प्रेशर है, वेस्ट डायरेक्शन में सेम है, नॉर्थ में सेम है, साउथ में सेम है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से आप कोई भी डायरेक्शन देख लीजिए, जो मैग्नीट्यूड है प्रेशर का वो क्या है, इक्वल है। कब इक्वल है, जब फ्लूइड चारों साइड से किससे सराउंडेड है, वाटर से ही सराउंडेड है या लिक्विड से ही सराउंडेड है। एम आई क्लियर। तो मॉलिक्यूल बी क्या है, मॉलिक्यूल बी इनसाइड द फ्लूइड है, इट इज सराउंडेड बाय फ्लूइड ऑन ऑल द फोर साइड्स। तो जो प्रेशर एक्सर्टेड है हर डायरेक्शन में वो कैसा है, इक्वल है। इसलिए ये क्या कर जाते हैं, कैंसल आउट कर जाते हैं। मतलब अगर मैं इस फोर्स को देखूं तो वो इस फोर्स को कैंसल आउट कर रही है, मैं इस फोर्स को देखूं तो वो इस फोर्स को कैंसल आउट कर रही है। इसी तरीके से सारी ऑपोजिट फोर्सेस क्या कर दे रही है, कैंसल आउट कर दे रही है। तो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है आपके मॉलिक्यूल बी पे वो क्या हो गई है, जीरो। नेट फोर्स कितनी है मॉलिक्यूल बी पे, जीरो। क्यों, क्योंकि सारी फोर्सेस, सारे प्रेशर्स क्या थे, इक्वल थे और हर डायरेक्शन में इक्वल थे, जिन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल ए की। मॉलिक्यूल ए कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड ऑन द फ्री सरफेस। अब फ्री सरफेस पे लोकेटेड होने का क्या नुकसान है कि इस पोर्शन में तो वो क्या एक्सपीरियंस करिए, किसके कांटेक्ट में है, वाटर के कांटेक्ट में है। बट जो अपर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, वो किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है। तो यहाँ तो फोर्स कौन सी एक्ट कर रही थी, क्योंकि सारा पानी था, तो यहाँ पे कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही थी, फोर्सेस ऑफ कोहेजन। इस साइड यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, कोहेजिव फोर्सेस एक्ट कर रही है, और यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, अडहेजिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल ए है उसकी फोर्सेस अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्यों है, क्योंकि एक साइड तो आप कोहेजिव फोर्सेस की बात कर रहे हो और दूसरी साइड आप किसकी बात कर रहे हो, अडहेजिव फोर्सेस की बात कर रहे हो। तो जो, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये डाउनवर्ड फोर्स है, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई अपवर्ड फोर्स तो है ही नहीं। वैसे ही ये वाली जो फोर्सेस है इनको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, इनको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो यहाँ पे सारी फोर्सेस कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। अगर मैं नेट फोर्स देखूं तो नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है। एम आई क्लियर। तो इस केस में जो कोहेजिव फोर्सेस हैं, ये कोहेजिव फोर्सेस यहाँ की ये पार्टिकल को खींचना चाहती हैं अपनी तरफ को, और अडहेजिव फोर्सेस वीक हैं तो वो कुछ भी नहीं कर रही हैं। तो पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करेगा, पुल एक्सपीरियंस करेगा। कौन सी डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। अंदर की डायरेक्शन में पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस कर रहा है,
पुल एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमें क्या पता चल गया कि जो नेट फोर्स है पॉइंट ए पे, या वो कौन से डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एफ नेट। एम आई क्लियर? मैग्नीट्यूड बाद में देखेंगे, पर अभी हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करें। यहाँ तो जीरो ही हो गया था क्योंकि हमें पता था मैग्नीट्यूड सेम है, तो सब जगह से वो क्या आ गया था, रिजल्टेंट जीरो। बट यहाँ पे हमें पता है मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट नहीं कर रहा है क्योंकि ऊपर की साइड को कोई फोर्सेस नहीं है, तो नेट फोर्स जो है वो कौन से डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब देखिए, ये जो ये इम्बैलेंस है इन फोर्सेस, ये कहाँ पे अकर करता है? ये अकर करता है जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे हैं। जो मॉलिक्यूल्स फ्री सरफेस के नीचे हैं उन पे ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब अगर ये फ्री सरफेस है और अगर आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, फ्री सरफेस पे हैं, तभी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका मॉलिक्यूल वेल विद इन द वाटर है तो उसमें कोई सरफेस टेंशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सरफेस टेंशन के लिए आपके मॉलिक्यूल को कहाँ होना चाहिए? फ्री सरफेस पे होना चाहिए। अगर फ्री सरफेस पे नहीं है तो उसमें सिर्फ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? कोहेसिव। पर अगर वो फ्री सरफेस पे है तो उसमें कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है? अडहेजन एज वेल एज कोहेजन। और इस इम्बैलेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है? सरफेस टेंशन। एम आई क्लियर? ठीक है, तो अब देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था। यहाँ पे अब एग्जाम्पल लेते हैं इस क्रम्बल्ड वाटर ड्रॉपलेट का। ये ड्रॉपलेट है जो बहुत अभी क्रम्बल्ड है, अभी बनना स्टार्ट ही हुआ है, और इसके अगर आप सरफेस देखें कि बहुत ही क्रम्बल्ड है, बहुत ही अनइवन सा सरफेस है। अब अनइवन सा सरफेस है, इसके ऊपर क्या एक्ट करेगी? फोर्स ऑफ कोहेजन एक्ट करेगी। कोई भी पार्टिकल है ये सरफेस पे, उसके ऊपर ऊपर तो एयर है, नीचे क्या है? लिक्विड है। वो लिक्विड क्या करने की कोशिश करेगा? इसको पुल करने की कोशिश करेगा इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमने बहुत सारे एरोज शो करे हैं, ये हर पार्टिकल को कहाँ को खींच रहा है? अंदर की ओर खींच रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑन द फ्री सरफेस। अब कोहेजन और सरफेस टेंशन की वजह से ये जब आपने बहुत देर तक उसको पुल करा, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से जो सरफेस है वो स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। जैसे मैंने अभी आपको पीछे हैंकरचीफ का एग्जांपल दिया था कि अगर इस तरीके से आपका हैंकरचीफ है, अगर आप उस पे टेंसाइल फोर्सेस या इस तरीके से फोर्सेस लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो गया है, जो फ्री सरफेस है वो भी क्या हो गया है? स्ट्रेच हो गया है। अगर फ्री सरफेस स्ट्रेच हो गया है तो वो क्यों स्ट्रेच हुआ है? क्योंकि उसके ऊपर क्या एक्ट कर रही है? टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रही है, या इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करी थी उसकी वजह से दो फोर्सेस इंट्रोड्यूस हो गई जो कैसे एक्ट कर रही हैं? टेंजेंशियली एक्ट कर रही हैं। ये टेंजेंशियल फोर्सेस हैं, यही एक्चुअल में क्या है? आपकी सरफेस टेंशन। एम आई क्लियर? ये टेंजेंशियल फोर्सेस जो हैं किसकी वजह से शुरू किसने किया था? कोहेजन ने किया था। पुल करना किसने शुरू किया? कोहेजन ने। अब उस पुल की वजह से टेंजेंशियल फोर्सेस इंट्रोड्यूस हो गई, जिनको आप क्या बोल सकते हैं? सरफेस टेंशन। एम आई क्लियर? तो ये इनिशियल शेप है ड्रॉपलेट की, कोहेसिव फोर्सेस एक्शन में आ गई। ये फाइनल शेप है ड्रॉपलेट की। यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्सेस हैं उन्होंने क्या कर दिया है? मेम्ब्रेन को स्ट्रेच कर दिया है। मेम्ब्रेन स्ट्रेच हो गई और क्या एक्सपीरियंस कर रही है? टेंजेंशियल फोर्सेस। ये टेंजेंशियल फोर्सेस कैसे नेचर की है? टेंसाइल। टेंसाइल फोर्स है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टेंसाइल फोर्सेस। तो ये टेंजेंशियल फोर्सेस किस नेचर की है? टेंसाइल नेचर की है। टेंजेंशियल क्यों बोल रहे हैं वो आपको समझ आ गया होगा देख के कि कर्व पे जस्ट एक पॉइंट से एमिनेट हो रही है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि टेंजेंशियल फोर्सेस आई कहाँ से? ये फोर्सेस आई कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। अब देखते हैं कि ड्रॉपलेट्स हमेशा गोल क्यों होते हैं। ड्रॉपलेट्स इसलिए गोल होते हैं क्योंकि अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये एक नोन फैक्ट है, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके, कि अगर आपके पास वॉल्यूम फिक्स्ड है तो जो स्फीयर है उसकी सबसे कम सरफेस एरिया होगा। आप क्या करो,
आप कोई वॉल्यूम ले लो, मान लेते हैं 10, ठीक है, 10 मीटर क्यूब या 10 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आपने लेना है। अब आप बहुत सारे जो ज्योमेट्रीज हैं आप उसकी वो चेक करो, सरफेस एरिया चेक करो। तो सरफेस एरिया आप स्फीयर का चेक कीजिए, आप क्यूब का चेक कीजिए, आप कोन का चेक कीजिए, आप किसी भी और शेप का सरफेस एरिया चेक कर लीजिए। आप चेक करेंगे जब मैथमेटिकली तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम सरफेस एरिया की बात हो रही है। मिनिमम सरफेस एरिया कौन से शेप का आता है, स्फीयर का आता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि सरफेस टेंशन की फोर्स में क्या चाहिए, सरफेस टेंशन की फोर्स में मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करने की इच्छा होती है, ठीक है। तो मिनिमम सरफेस एरिया अगर अटेन करना है, ड्रॉपलेट पे सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है, तो वो कौन सी शेप अटेन कर लेगा, स्फेरिकल शेप अटेन कर लेगा, ठीक है। तो स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया अगर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए ड्रॉपलेट जब भी है वो क्या फॉर्म करता है, स्फीयर फॉर्म करता है। एग्जाम्पल, रेन ड्रॉपलेट हो गया। दूसरा है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जब आप, अगर आप लिक्विड मर्क्यूरी को आइसोलेट करके थोड़ा सा डालेंगे तो मर्क्यूरी क्या फॉर्म कर देता है, बीड्स फॉर्म करता है। और वो बीड्स भी साथ थोड़ी देर के बाद आपस में क्या कर जाएंगी, चिपक जाएंगी। क्लियर, क्योंकि फोर्स ऑफ कोहेजन बहुत हाई होता है मर्क्यूरी के केस में। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब सरफेस टेंशन हमें समझ आ गया कि इट इज अ फोर्स जिस किसकी वजह से होती है, कोहेजन की वजह से होती है। और इफेक्ट क्या है, टेंजेंशियल फोर्सेस का इफेक्ट है। तो सरफेस टेंशन को अगर आप मैथमेटिकली डिटरमिन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं टेंसाइल फोर्स, जो ये टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रही है, टेंजेंशियल है ऑब्वियसली, डिवाइडेड बाय लेंथ। कितनी लेंथ पे ये सरफेस टेंशन की फोर्स एक्ट कर रही है उससे आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको आप क्या कर सकते हैं, आप टी से भी डिनोट कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे करा है, या फिर आप इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा से। सिग्मा इज द मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड, बट आप टी से भी डिनोट कर सकते हैं इसको। इट इज द टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय द लेंथ ओवर विच द फोर्स इज एक्टिंग। कितनी लेंथ पे सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है। यूनिट्स वेरी सिंपल, फोर्स अपॉन लेंथ है तो न्यूटन अपॉन मीटर होगा। तो फिर देखते हैं, सरफेस टेंशन एक्ट्स ऑल ओवर द फ्री सरफेस। कहाँ पे एक्ट करता है, सिर्फ फ्री सरफेस पे एक्ट करता है। अगर आप फ्री सरफेस से नीचे चले जाएंगे तो सरफेस टेंशन की फोर्स एक्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं सरफेस टेंशन का, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, पर हमें रीजन आज पता चला है कि रीजन क्या था, सरफेस टेंशन था। कलेक्शन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड। अगर आप पानी को बहुत देर तक रखेंगे और वहां पे डस्ट पार्टिकल्स को ब्लो करेंगे तो जो लाइट, जो हल्के डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पानी के सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं। क्यों कलेक्ट हो जाते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन क्या कर रही है, उनके वेट को बैलेंस कर दे रही है, क्योंकि उसने स्ट्रेच कर रखा है मेम्ब्रेन की तरफ। तो जो वेट है डस्ट पार्टिकल्स का वो कौन बैलेंस कर ले रहा है, सरफेस टेंशन बैलेंस कर ले रही है। जो छोटे बहुत टाइनी इंसेक्ट्स होते हैं वो भी पानी के सरफेस पे चल पाते हैं। अब वो पानी का सरफेस ग्लास वाला सरफेस नहीं होगा, आप पॉन्ड देखें या एक बहुत बड़ा थोड़ा अमाउंट पानी का होना चाहिए, तो उसके सरफेस पे जो इंसेक्ट्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, any container is filled slightly more than its capacity। जो कंटेनर है वो slightly more than its capacity फिल हो जाता है। क्यों, क्योंकि कंटेनर तो मान लीजिए ऐसा सरफेस था उसका, आपने पानी डाला तो पानी डाल के वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन हो गया और वो इस तरीके से कर्व आ गया उसके ऊपर। तो पानी तो कितना आना चाहिए था, इतना ही, बट आ कितना रहा है, इतना। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा पानी। ये मैंने बहुत एग्जैजरेटेड फॉर्म में बनाया था कि आपको दिखे इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं फिट आता। फिर अ ग्रीस्ड नीडल प्लेस्ड जेंटली ऑन द फ्री सरफेस ऑफ वाटर डज नॉट सिंक। अगर आप, जो आपके नीडल होती है, सुई धागे वाली जो नीडल होती है, उसको अगर आप ऑयलिंग कर दें, हल्का सा ऑयल लगा दें और उसको बहुत जेंटली, बहुत आराम से
एक पानी के कंटेनर के ऊपर उसको प्लेस करें तो वो सिंक नहीं करेगी। अदरवाइज हमें पता है कि नीडल को क्या कर जाना चाहिए, आयन है, आयन की डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। हमें पता है डेंसिटी ऑफ आयन या स्टील इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आइडियली तो उसको क्या करना चाहिए, नीडल को सिंक करना चाहिए। पर क्योंकि नीडल बहुत पतली है, हम बहुत पतली वाली नीडल की बात कर रहे हैं और हमने बहुत आराम से उसको प्लेस करा है पानी के ऊपर, तो वो सिंक नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो उसके वेट को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। एम आई क्लियर? तो ये देखते हैं, ये नीडल वाला एग्जाम्पल हम इसके हेल्प से न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा कोई कंटेनर था, उस कंटेनर पे मैंने क्या रखी है, नीडल रखी है। नीडल की लेंथ कितनी है, L। द लेंथ ऑफ द नीडल, इफ इट इज नॉट विजिबल हियर, मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों के लिए। लेंथ ऑफ द नीडल इज L। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी नीडल बनाई है, उसका डायामीटर जो है वो बहुत बड़ा रखा है ताकि विजिबल हो सके कि हम क्या कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस पे बहुत आराम से हमने एक ग्रीस्ड नीडल रखी है। अब क्या होगा कि ये नीडल क्या करेगी, इस तरीके से अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूं, ये तो आपने आइसोमेट्रिक व्यू देखा था, ये हम क्या देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। जब मैं क्रॉस सेक्शन देखती हूँ तो ये मेरी नीडल है, ये पॉइंट। अब क्या हुआ कि जो लिक्विड का सरफेस था, लिक्विड का सरफेस थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, थोड़ा सा नीचे को आ गया। पहले लिक्विड का सरफेस ऐसे था, जैसे ही हमने नीडल रखी लिक्विड का सरफेस कैसा हो गया, इस तरीके से हो गया, नीडल की वजह से। अब नीडल की वजह से जब सरफेस ऐसा हो गया, ये यहाँ पे हमारी नीडल प्लेस्ड है, थोड़ा डिप्रेशन दिख रहा है आपको कि पहले तो बिल्कुल सीधा था, अब क्या हो गया है, थोड़ा सा डिप्रेस हो गया है। इसकी वजह से क्या होगा, इसका कुछ वेट एक्ट कर रहा है नीचे को, नीचे की डायरेक्शन में कुछ वेट एक्ट कर रहा है इस तरीके से, mg, कुछ वेट तो होगा ही नीडल का। अब इस वेट को कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा होगा, अदरवाइज अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो फोर्स एक्ट कर जाएगी और नीडल को कहाँ पहुंच जाना चाहिए था, यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, बट नीडल नहीं पहुंची। मतलब कोई एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, वो अपवर्ड फोर्स क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कैसे एक्ट करेगी, टेंजेंशियली एक्ट करेगी। ये देखिए अभी क्योंकि कर्व्ड हो गया था सरफेस, तो इसलिए सरफेस टेंशन भी कैसे एक्ट कर रही है, उस कर्व्ड सरफेस पे एक्ट कर रही है। अगर मैं यहाँ पे और मैग्नीफाई करूं तो ये ऐसा था, ऐसा था, सरफेस कैसा हो गया है मेरा, सरफेस कर्व हो गया है। तो टेंजेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, टेंजेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, टेंजेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। एम आई क्लियर? तो इसीलिए हमने क्या बना दिया, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, टेंजेंशियल फोर्सेस आ गई, टेंजेंशियल फोर्सेस आ गई। अब इन टेंजेंशियल फोर्सेस को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अब कंपोनेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे थीटा चाहिए, तो हम इस थीटा को इसको क्या मान लेते हैं, इस एंगल को थीटा। तो इसको अगर मैं थीटा मान रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। ऊपर क्या आ जाएगा, इसकी वजह से टी साइन थीटा, ये वाला जो था इसकी वजह से टी साइन थीटा, और ये वाला जो था इसकी वजह से टी साइन थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, लेफ्ट वाली फोर्स की वजह से और राइट वाली फोर्स की वजह से फिर से क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा। क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये अंडरस्टूड बात है कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, थीटा होंगे। तो अब अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास कोई फोर्स आ गई, अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास कोई फोर्स आ गई, जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं ये तो क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो अब मैं इन फोर्सेस को मेजर करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, ये क्या है हमारा, ये है हमारा
टी साइन थीटा, ये क्या है हमारा टी साइन थीटा, और ये क्या है टी कॉस थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो टी कॉस थीटा। क्लियर है? और थीटा कौन सा एंगल है? थीटा ये वाला एंगल है, तभी कॉस ऊपर आया। अच्छा, कुछ बुक्स में या आपकी जो बीरेंद्र सिंह की बुक है उसमें एंगल डिफरेंट लिया है, तो इसलिए कंपोनेंट्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर मैं एंगल ये वाला ले लेती हूँ, मान लीजिए कि मैं एंगल कौन सा ले लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ, ये मेरा अपवर्ड फोर्स जा रही है, ये मेरी टेंजेंशियल फोर्सेस थी। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेती हूँ, ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा। तो सारा गेम किसका है? एंगल का है, कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट कैपिलैरिटी पे भी एंगल यूज करना है, जहाँ पे हम ये वाला एंगल यूज करते हैं, तो मैं इसी के साथ चल रही हूँ, हम ये वाला एंगल यूज करेंगे। आपने अगर दूसरा करना है एंगल तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, जस्ट आपको फिर साइंस एक्सचेंज करने पड़ेंगे, कि आपने साइन थीटा लेना है कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी यूज करनी है, साइन थीटा की कॉस थीटा। अब ये तो था प्लान, सॉरी ये तो था क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में हमने देखा कि अपवर्ड डायरेक्शन में दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, या सिंपली 2t कॉस थीटा। पर हमें पता है कि नीडल तो बहुत लंबी है। नीडल की लेंथ कितनी है? नीडल की लेंथ है L। तो ये सब तो हर क्रॉस सेक्शन पे हो रहा होगा। ये तो मैंने कोई एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लिया था, ये जो हमने कंक्लूजन करी, बट नीडल तो क्या है, बहुत लंबी है। तो नीडल में क्या हो रहा होगा, अगर आप यहाँ पे देखें, हर पॉइंट पे, हर क्रॉस सेक्शन पे टेंजेंशियल फोर्सेस जनरेट हो रही हैं। देख रहे हैं आप, हर सेक्शन पे टेंजेंशियल फोर्सेस जनरेट हो रही हैं। तो मतलब कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं हो रहा है। अपवर्ड फोर्स सिर्फ 2t साइन थीटा नहीं है, अपवर्ड फोर्स कितनी है, सॉरी 2t कॉस थीटा नहीं है, अपवर्ड फोर्स कितनी है 2t कॉस थीटा। ये तो एक क्रॉस सेक्शन की थी, और कितने लेंथ है इनटू एल। एल क्यों? क्योंकि डायमेंशन कितनी है आपकी नीडल की, एल है, और हर क्रॉस सेक्शन पे आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्लियर? तो हर क्रॉस सेक्शन पे कितनी फोर्स आएगी, 2t cos थीटा आएगी अपवर्ड फोर्स, और कितने क्रॉस सेक्शन, कितनी लेंथ है उनकी क्रॉस सेक्शंस की, कितनी बारी आप क्रॉस सेक्शंस ले सकते हो, L टाइम्स। तो आप यहाँ से सिंपली क्या ऑब्टेन कर लेंगे, टोटल अपवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कितनी होगी मेरे पास, 2t cos थीटा इंटू L। डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास सिर्फ एक ही है, दैट इज इक्वल टू mg। डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, mg। अब इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम हम समझते हैं स्टेबिलिटी के लिए, कि ये जो नीडल है ये इसी पोजीशन पे रहे, अपवर्ड फोर्स जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2t cos थीटा इंटू L इज इक्वल टू mg लिखा जा सकता है। टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज करी है, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स इतनी थी, उसको आपने लेंथ ऑफ द नीडल से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और डाउनवर्ड फोर्स कितनी होगी, mg होगी। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, 2t cos theta dot L, that was the total upward force, will be equal to total downward force which is equal to mg। mg, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो t कैलकुलेट करना है। t को मैंने अभी आपको बताया, हम और क्या लिख सकते हैं, सिग्मा भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 2 डॉट l डॉट cos थीटा, 2 डॉट l डॉट cos थीटा। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन ऑफ अ नीडल। ये कौन से केस के लिए है, नीडल के केस के लिए है। हर केस के लिए ये नहीं होगा, क्योंकि हर केस में लेंथ क्या होगी, L नहीं होगी।
बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्या करना है, आपने अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स को किसके साथ इक्वेट करना है, डाउनवर्ड फोर्स के साथ इक्वेट करना है। एम आई क्लियर? तो ये नीडल के केस में तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। अगर कोई और केस आता है तो आप यही कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, नेचर ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड का नेचर क्या है और सराउंडिंग सॉलिड का नेचर क्या है, उससे डिपेंड करेगा कि अडहेजन और कोहेजन की वैल्यूज में कौन डोमिनेट करेगा। ये अडहेजन की वैल्यू कितनी होगी, कोहेजन की वैल्यू कितनी होगी। और दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट टेम्परेचर? क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाती है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि हमें पता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब कोहेजन क्या कर रही है, कोहेजन डिक्रीज कर रही है। ये हमने कोहेजन के केस में पढ़ा है कि टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है कोहेजन पे। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो कोहेजन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और कोहेजन अगर डिक्रीज कर जाएगी तो सरफेस टेंशन भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। कोहेजन क्यों डिक्रीज कर जाती है? क्योंकि पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा हो जाती है। एनर्जी ज्यादा हो जाती है, आपने ज्यादा हीट दी है तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या कर जाता है, टूट जाता है। तो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, तो उसकी वजह से कोहेजन क्या कर जाती है, डिक्रीज। और अगर कोहेजन डिक्रीज कर गई तो सरफेस टेंशन भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सरफेस टेंशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। एम आई क्लियर? तो अगर आप हीटिंग कर दोगे, अगर मैं इसी कंटेनर को जो हमने जिसपे ऊपर नीडल रखी थी, अगर मैं इसको हीट करने लग जाती हूँ, मैं हीट प्रोवाइड करती हूँ, तो ये नीडल क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। एम आई क्लियर? अगर आपसे पूछे कि नीडल को सिंक कराने का क्या तरीका है, नीडल को सिंक कराने का सिंपल एक तरीका है कि आप उसको कंटेनर को या वाटर को हीट कर दीजिए। अब ये कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है कि एट 20 डिग्री सेल्सियस जो आपका सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.073 न्यूटन पर मीटर। surface tension of water surface tension of water at 20 degree celsius is 0.073 न्यूटन पर मीटर। अगर तो आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है तो आप वही वैल्यू यूज करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। बट अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं गिवन है और आपको रिक्वायर्ड है तो आपको ये वैल्यू अपनी मेमोरी से यूज करनी पड़ेगी, इसलिए आप इस वैल्यू को याद कर लीजिए। दूसरा एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो 0.073 न्यूटन पर मीटर। वैसे ही मर्क्यूरी की कितनी है, मर्क्यूरी की एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.510 न्यूटन पर मीटर, 0.510 न्यूटन पर मीटर। ये आप याद करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद होती है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। बट वाटर की तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोराइज करना। सो आज हमने सरफेस टेंशन देखा। आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो को 2 बार ही देखें ताकि आपको जब हम कैपिलैरिटी में सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट यूज करें वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब ये सारे इंटरडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सरफेस टेंशन कोहेजन पे डिपेंडेंट था, वैसे ही कैपिलैरिटी किस पे डिपेंडेंट है, सरफेस टेंशन और कोहेजन पे डिपेंडेंट है। तो आपको ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए आगे जाने से पहले। थैंक यू।